कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को तहे दिल से झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो देर न करते हुए चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य बागवानी मिशन की ओर से चलाई जा रही है संरक्षित खेती योजना। भारत में मछली उत्पादन के मामले में झारखंड छठे स्थान पर। जरबेरा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद कलकत्ता रेड। अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसानों को सब्जी, फल, फूल सहित अन्य बागवानी फसलों की संरक्षित खेती करने के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन द्वारा संरक्षित खेती प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसान ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, सब्जी, ऑर्किड और गुलाब फूल के पौधरोपण सामग्री के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 50% अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। मछली उत्पादन के मामले में झारखंड देश भर में छठे स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2001-2 में झारखंड 23वें स्थान पर था। उस वक्त राज्य में कुल 14,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता था। आज यह बढ़कर 1,04,820 मीट्रिक टन हो गया है। इस वर्ष राज्य में 106 करोड़ मछली जीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस वर्ष राज्य में 1,05,000 तालाबों में मछली पालन का काम चल रहा है। जाड़े के मौसम में मवेशियों को बाह्य परजीवियों का प्रकोप ज्यादा झेलना पड़ता है। पशुपालक भाई बाह्य परजीवियों से अपने मवेशियों को बचाने के लिए जहर स्नान कराएं और उसके आवास को स्वच्छ रखें। परजीवी का मतलब सब लोग जानते हैं, जो दूसरे के ऊपर अपना जीवन यापन करता है। और दो प्रकार के परजीवी होते हैं, एक अंतः परजीवी और एक बाह्य परजीवी। तो बाह्य परजीवी का प्रकोप जो है, जैसे ही जाड़े का सीजन शुरू होता है वैसे ही इसका शुरुआत हो जाती है और जाड़े भर निश्चित रूप से जानवरों को जो है प्रभावित करता है। इसके उपचार के लिए सबसे अच्छा विषय है कि आप सावधानियों को बरतें। किसानों को जो है, जहाँ जानवर को बांधते हैं, दुधारू पशुओं को, पशुशाला को साफ रखें। और साइपरमेथ्रिन एक दवा आती है जिसका 5% का घोल जो है किसान जैसे ही जाड़ा शुरू होती है जानवरों को 2 या 3 बार उससे जो है जहर स्नान जिसे कराया जाता है करा देना चाहिए। उसमें सावधानी ये रखें कि सारे किसान जो है एक साथ करें, क्योंकि जानवरों को जब बाहर भेजते हैं तो अगर जो किसान नहीं किया रहता है तो उस पर से बाह्य परजीवी दूसरे पर भी आक्रमण कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर इसका प्रयोग करते हैं तो जो दवा बच जाती है, जहाँ पशु को बांधते हैं उसके ज़मीन पर और दीवार पर भी छिड़काव करते हैं, क्योंकि वायु परजीवी उसके से छटक के जो है नीचे चले जाते हैं और वो बच जाते हैं तो दोबारा प्रयोग किसान दुधारू पशुओं को नुकसान करते हैं। जो किसान जरबेरा फूल की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कलकत्ता रेड, कलकत्ता पिंक, कलिम्पोंग येलो, क्वोट रोजारलिन या स्कोप सल्वाडोर नामक अनुशंसित प्रभेद लगाएं। बागवानी फसल जरबेरा फूल का खुली धूप में अच्छा उत्पादन होता है। किसान भाई नवंबर तक फसल लगा दें। जरबेरा फूल की खेती के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें, जिसका पीएच मान 7 के आसपास हो। अच्छी उपज के लिए व्यावसायिक किस्मों में कलकत्ता रेड, कलकत्ता पिंक, कलिम्पांग येलो और टिश्यू कल्चर किस्मों में कोट, रोजालिन या स्कोप सल्वाडोर नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 8 से 10 लाख फूल प्रति हेक्टेयर है। ट्रैक्टर चलित बीज सह खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान पूरी तरह से तैयार खेत में गेहूं सहित अन्य खाद्यान्न फसलों के बीज बोने का काम कर सकते हैं। यह पशु चलित बीज सह खाद ड्रिल की तुलना में 70% मजदूरी की बचत, 25 से 30% संचालन खर्च में बचत तथा 3% उपज में वृद्धि करता है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं। प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम के कारण उपज में
कमी की बीमा द्वारा भरपाई की जाती है। किसान भाई इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बैंक, शाखा और कृषि सहकारी समिति से संपर्क करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 4000 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 6800 रुपए से 7200 रुपए, दाल मसूर 5600 रुपए से 6000 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4100 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1800 रुपए से 2000 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 1750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव का भी पता चल गया चूंकि बहन हमारे किसान भाइयों को। तो अब वक्त हो चला एक छोटे से विराम का, ले लेते हैं। तो चलिए इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की। तो गंद्रू भाई, तो तैयार हैं आप जानकारी बिल्कुल देने के बिल्कुल लिए? तैयार हैं और हम फटाफट जानकारी आज किसान भाइयों को हम दिलवा दें। जी। जानकारी है किसान भाइयों केचुआ खाद के बारे में। केचुआ खाद का क्या महत्व है और उसका उत्पादन हम कैसे करें, इन तमाम विषयों की जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जी हाँ, तो इस विषय पर जानकारी दिलवा दें। बिल्कुल, जानकारी दे रही हैं हमारे विशेषज्ञ सीमा सिंह जी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं की एक वैज्ञानिक श्रीमती अंजलि मिश्रा, ये हमें जानकारी देंगी कि केचुआ खाद क्या है और उसका महत्व क्या है, उसका उत्पादन कैसे किया जाए और उसका महत्व क्या है। मैडम, जैसा कि हमने विषय चुना है कि केचुआ खाद का उत्पादन कैसे किया जाए और उसका महत्व, तो केचुआ खाद को सबसे पहले बताइए कि केचुआ खाद है क्या? केचुआ खाद मतलब इसको वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। केचुआ के द्वारा जैविक पदार्थों को अपने भोजन में ग्रहण करने के बाद उसे उसके आहार नलिका से गुजरने के बाद जो अपशिष्ट के रूप में, मल के रूप में जो वो बाहर निकालते हैं, वही केचुआ खाद कहलाता है। और ये जो है हल्का काला दानेदार चाय की पत्ती की तरह होता है और ये जो है वो जैसे और खाद की तुलना में इसमें जो है पोषक तत्व और की तुलना में ज़्यादा है और ये कम खर्चीला भी होता है। और ये जैसे न्यूट्रिशन गार्डन हो चाहे कोई भी खेती का हो, उसमें आजकल देख रहे हैं कि बाहरी खाद जो हम केमिकल्स प्रयोग करते हैं तो उससे उपज तो हो जा रहा है लेकिन हमारा भूमि की उर्वरा शक्ति घट जा रही है। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इस खाद को बनाने से हमारा पैसे का भी लागत कम होता है और दूसरा है कि क्वालिटी में भी बढ़ोतरी होती है। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो केचुआ खाद है इसका उत्पादन कैसे करें, इसकी कैसे तैयारी करें और इसमें कौन कौन से सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है?
सबसे पहले केचुआ खाद बनाने के लिए तो ये ज़रूरी है कि जहाँ हमें खाद बनाना है वो स्थान जो है छायादार होना चाहिए और उसमें जो है मतलब डायरेक्ट धूप नहीं आना चाहिए, छायादार होना चाहिए। और उसके बनाने के लिए क्या, पहले 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़े का ये गड्ढा बना लेना चाहिए जिसमें कि हमको केचुआ खाद तैयार करना है। उसमें सबसे पहले क्या है कि 6 से 8 इंच तक में हमको मिट्टी के साथ सड़ी हुई गोबर के खाद के साथ जो है हमको मिलाना है, या उसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिलाते हैं नीचे सबसे निचला परत में। उसके बाद उसको 6 से 8 इंच करके उसको डाल देते हैं ताकि उसके बाद उसके ऊपर में जो है लगभग जो है 1500 से 2000 केचुआ खाद जो है हम केचुआ को उसमें डालते हैं प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। अब जितना मीटर हमको बनाना है उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उस हिसाब से हम केचुआ डालते हैं ताकि हमारा खाद तैयार हो। उसके बाद क्या है, दूसरे में क्या, जब केचुआ डाले उसके बाद फिर जो है हमको 6 इंच के लगभग जो है घर का जो भोज्य पदार्थ, सड़ा गला जो भी भोज्य पदार्थ है, चाहे सड़ी उड़ी पत्तियाँ जो भी है, ये नरुआ हो, कुछ भी पुआल हो, पत्तीदार हो, उसको उसके ऊपर डालते हैं। और उसके बाद जो है फिर हम जो है उसमें पानी का छिड़काव करते रहते हैं। इसमें ये मेन ध्यान रखना कि नमी उसका बरकरार होना चाहिए। और उसके बाद जो है सबसे ऊपरी परत पे 4 इंच के लगभग जो है हम गोबर की खाद डाल देते हैं ताकि जो है वो पूरा उसको ढका रहेगा। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको बोरे से ढक देते हैं ताकि डायरेक्ट जो है हमारा उसमें न तो धूप पड़े और न ही ये हो, और बोरे से ढक देते हैं। उसके बाद जो है ये केचुआ जो है ऊपर से नीचे अपना चलते रहता है ताकि जो है उसको ये पत्ता उत्ता जो रहता है ना, उसमें केचुआ को चलने में आसानी होती है। और जाके लगभग जो है 50 से 60 दिन में हमारा केचुआ खाद तैयार हो जाता है इस तरह से। और ये पानी का उसमें छिड़काव करते रहना है, धूप किसी भी सूरत पे ना है क्योंकि धूप के प्रकोप से केचुआ के मरने का डर रहता है। इसलिए जो है हम लोग उसको छायादार की जगह में लगाते हैं। अभी ये तो आपने बताया कि मैडम उत्पादन के बारे में, साथ ही इसका महत्व भी बता रही थी आप। पूरे विस्तृत रूप से केचुआ खाद का महत्व क्या है इसके बारे में बताइए। जैसे केचुआ खाद है उससे जो है हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जैसे कोई भी केमिकल्स या बाहरी जब हम छिड़काव करते हैं तो उसका धीरे धीरे क्या है भूमि का उर्वरा शक्ति घटते जा रहा है। जिस तरह कि पंजाब में क्या हुआ कि उर्वरा शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसलिए हम ज़मीन को बचाए रखने के लिए केचुआ खाद का उपयोग करते हैं। और केचुआ खाद को जब हम इसको हम मेन रूप से पोषक वाटिका में उपयोग कर सकते हैं। पोषक वाटिका जैसा कि नाम से लग रहा है, उसमें क्या है पोषक तत्व काफ़ी होना चाहिए। मतलब उसमें जो बाहरी केमिकल्स का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं ताकि हमारे स्वास्थ्य को वो बनाए रखता है। अब केचुआ खाद के उपयोग से क्या होता है कि उसका जो क्वालिटी है, चाहे सब्जी का जो भी क्वालिटी हो, उसका बढ़ जाता है और उसका ताज़ा भी ज़्यादा, उपज जो है 15 से 20% ज़्यादा बढ़ जाता है। और केचुआ खाद में हम क्या है कि पोषक तत्व जो है और खाद की तुलना में ज़्यादा रहता है। साथ ही इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो है इसमें हार्मोन्स और एंजाइम्स भी रहते हैं जो कि खाद को अपघटित करने में मदद करते हैं। एंजाइम जो हैं जो खाद को तोड़ के उसको सब्जी को पौधे को लेने में मदद करते हैं ताकि जो है पौधे की उपज जो है ज़्यादा होती है। और मिट्टी के वर्मी कंपोस्ट से क्या होता है कि मिट्टी की संरचना और भौतिक इस दशा उसकी बनी रहती है। और इससे क्या है वर्मी कंपोस्ट से क्या है कि हमको पौधे को पानी लेने में सुविधा होती है क्योंकि वो भुरभुरा होता है और जब उसको मिट्टी में डालते हैं तो पानी को ग्रहण करने में भी पौधों को काफ़ी मदद मिलता है। इससे जो है हमारा पौधा का उपज तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ सब्जी का क्वालिटी भी मेंटेन रहता है और जिससे कि हमारा उस सब्जी को खाने से हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ा रहता है। और ये सब से हमें वर्मी कंपोस्ट जो है हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत कम लागत में बहुत अच्छा ये खाद तैयार कर सकते हैं जो कि वो अपने घर में ही कर सकते हैं और उनका लागत भी कम होगा और सब्जी का वैल्यू भी बढ़ेगा। केचुआ खाद बनाते समय हमारे किसान भाई कौन कौन सी सावधानियां बरतें? केचुआ खाद जब हम बनाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि पहले तो वो इसके छायादार के नीचे होना चाहिए, छायादार जगह पे होना चाहिए। दूसरा है कि जब हम केचुआ खाद में बनाते समय जो मिट्टी डाल रहे हैं या केचुआ डाल रहे हैं
फिर उसके ऊपर जो हम अब ये डालते हैं, अपघटित होने वाले पदार्थ डालते हैं। उसमें ये ध्यान रखना है हमको कि कोई भी ऐसा पदार्थ ना चला जाए कि जो अपघटित ना होता हो, जो टूटता ना हो, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, आपका लोहा हो गया, शीशा हो गया, ये सब से खाद बनाने में दिक्कत आएगी। इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये हमारा उसमें ना जा पाए। और दूसरा है कि जो है इसको पानी से भी थोड़ा दूर रखना है हमको, उसके चारों बगल पानी नहीं लगना चाहिए। और इसके बाद क्या है, इसमें चींटी और मेढक, इससे हमको इसको बचाना चाहिए, ताकि जो है चींटी और मेढक जो है वो हमारे केचुआ के दुश्मन होते हैं, इसलिए उससे हमको बचा के रखना चाहिए। और जब हम ये बनाते हैं इसमें ध्यान रखना है कि केचुआ हमारा जीवित रहे, ताकि जो है हम उसको फिर से उसको केचुआ खाद बना लेने के बाद उसको पहले चलनी से चाल लेते हैं, और फिर जब हमारा केचुआ खाद अलग हो गया और केचुआ अलग हो गया, उसी केचुए को हम फिर से दोबारा बनाने में उपयोग कर सकते हैं। मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी केचुआ खाद बनाने का तरीके के बारे में और इसके महत्व के बारे में। इसका उत्पादन आप कैसे करेंगे और ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाए रखने के लिए जो तरीका इन्होंने बताया वो बिल्कुल ही सराहनीय है। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी थी झुमकी बिल्कुल बहन, सही कहा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी लाभ होगा। कुछ और जानकारी हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर लेना होगा एक और छोटा सा विराम, और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। किसान भाइयों, आप बने रहिए एक बार फिर से हमारे साथ। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कारू दादा। कारू दादा, आपको जोहार। जोहार दादा। जोहार। तब दादा, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, लेकिन एगो सुन कर रखे हैं कि झारखंड में जब भी कभी खेत उत बनाया जाए, किया जाए, सब किया जाए, तो मिट्टी का अम्लीय जांच करा लेना चाहिए। बिल्कुल। और अम्लीय जांच कराने से इसका माने हमको ये समझना है कि जब अम्लीय जांच क्यों कराना चाहिए, इससे क्या हमको सुविधा होगा, तब इसका महत्व क्या है, ये सारा चीज़। हम अपने किसान भाइयों को बता दें झुमकी बहन, कि झारखंड की अधिकांश मिट्टी अम्लीय है, और मिट्टी अगर अम्लीय है तो उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों से हम यही कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों, अगर आप खेती करते हैं तो आप अपनी मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं, और अगर आपकी मिट्टी अम्लीय निकलती है तो उस पर क्या उपचार करना चाहिए, कैसे उसकी अम्लीयता को हम कम कर सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध करा दें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हाजिर हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SK नायक जी। तो आइए जानकारी ले लें फटाफट। आज हम पलांडू केंद्र में मौजूद हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अम्लीय मिट्टी के ऊपर। इसके विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर SK नायक सर। हमारे झारखंड प्रदेश में किस किस जगहों पे जो है अम्लीय मिट्टी पाई जाती है? झारखंड के जो उत्तर भाग है, पूरब भाग है और दक्षिण भाग में है, ये पूरे हमारा अम्लीय मिट्टी है। और पश्चिम भाग जो है, थोड़ा सा जो पालामू साइड है, वो हमारा क्षारीय मिट्टी में आता है। जैसे मैं बताया, उत्तर भाग हो गया आपका, पूरब भाग हो गया, दक्षिण भाग हो गया। 80% जो ज़मीन है यहाँ का अम्लीय मिट्टी है, मतलब इसमें अम्लीय अंश ज़्यादा होता है। ये अम्लीय अंश, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि अम्लीय अंश क्या होता है? ये अम्लीय अंश है कि इसमें आयरन, जो लोहा बोलते हैं, लोहा और मैंगनीज की जो मात्रा है अधिक होता है। इसी के चलते ये हमारा मिट्टी जो है यहाँ अम्लीय हुआ है। और दूसरा कारण हो गया कि यहाँ बारिश, हमारा जो रेनफॉल बारिश बहुत ज़्यादा होता है। इसके चलते जितना भी होता है हमारा जो क्षारीय जो बनने के लिए जो मिट्टी होता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम कहते हैं, वो मिट्टी में बैलेंस करता है। बारिश के चलते जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कमी दिखता है, तत्पश्चात इसमें क्या होता है कि बारिश के चलते ये निचले स्तर में मिट्टी में चला जाता है और मिट्टी अम्लीय होता है। ये मेन 2 कारण होता है कि हमारा जो मिट्टी है यहाँ झारखंड में अम्लीय हो रहा है। कि हमारे किसान भाइयों बिना टेस्ट का कैसे समझेंगे कि ये मिट्टी अम्लीय है और ये मिट्टी क्षारीय है?
जैसे आप देखते हैं ज़मीन में जहाँ भी आपका दीमक लगता है, जिस ज़मीन में या जिस मिट्टी में दीमक लगता है तो वो मिट्टी ज़रूर आपका अम्लीय मिट्टी होता है। दीमक का अम्लीय मिट्टी में रहना पसंद होता है और इसी के लिए इसको मतलब जहाँ भी झारखंड में आप देखेंगे ज़्यादातर हमारा जो मिट्टी है दीमक लगता है। अगर मिट्टी आपको लाल दिख रहा है, लाल और उससे कम थोड़ा सा रेडिश कलर का कुछ भी दिखेगा तो ये आपका अम्लीय मिट्टी है। ये दो पहचान होता है कि आप अपना चक्षु से देख के भी आप पहचान सकते हैं। इसमें जितना भी हमारा जो कंद वाला वर्गीय सब्जी होता है उससे वो थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है, जैसे आलू का हुआ और भी जो कंद वर्गीय फसल होता है वो थोड़ा हमारा अम्लीय मिट्टी में एसिड लविंग क्रॉप्स बोलते हैं, जो अम्लीय मिट्टी में अच्छा होने वाला क्रॉप्स होता है। और 80% हम देखेंगे तो इसमें पोषक तत्वों की कमी होता है, उसके चलते ये हमारा उसका कमी दिखता है, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे आप टमाटर लगाते हैं, टमाटर जब लगाते हैं जो फल हो जाता है, फल के जो निचले स्तर में कालापन हो जाता है और धीरे धीरे सूख जाता है। बहुत किसान भाई ये आप लोग देखते होंगे, तो ये जो कमी है ये कैल्शियम की कमी है। उसका जो ब्लूजम एंड रॉट उसका डिजीज़ बोलते हैं, कैल्शियम के कमी से वो होता है। तो अगर इसको निदान के लिए उसमें आपको चूना डालना होता है। जब ज़मीन तैयारी करते हैं उसमें चूना डालते हैं, और चूना नहीं डालते हैं तो इसका कमी दिखता है। अगर आपका फसल में हो गया और आप चूना नहीं डाल पाए हैं तो आप इसमें कैल्शियम नाइट्रेट नामक एक रासायनिक खाद मिलता है, उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है 5 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट 1 ग्राम प्रति लीटर उसको घोल के आपको छिड़काव करना होगा, और ये 10 दिन के अंतराल में आपको छिड़काव करना होगा। जिस फसल में जिस फल में आपका वो कालापन हो गया है वो नहीं सुधरेगा, जो अगले जो फल होगा उसमें नहीं बिखरने मतलब जो स्प्रेड नहीं होने के लिए हम इसको कैल्शियम नाइट्रेट स्प्रे कर सकते हैं। और मैग्नीशियम का कमी आपने देखा होगा, ये ज़्यादातर ये 2 कैल्शियम और मैग्नीशियम अम्लीय मिट्टी में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और मैग्नीशियम की कमी है कि उसमें पत्ता में बीच बीच में आपका पीलापन हो जाता है और हरा और पीलापन हो जाता है। इसके चलते ये जो है हमारा पत्ता में अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फल सही नहीं होगा और फल का आकार भी छोटा होता है। तो ये 2 मुख्य पोषक तत्व होता है वो जो कमी पाई जाता है। मिट्टी है, इसका प्रबंधन कैसे किया जाए? जाते जाते हमारे किसान भाई को ये बताएं कि इसका प्रबंधन जो है वो किस तरह से किसान भाई करेंगे? पहले आप जब ज़मीन तैयारी करते हैं, जैसे हम कोई भी फसल लेते हैं, हम पहले लेते हैं कि जब पहला बारिश होता है कि आप उसमें हल चलाते हैं या जो भी ट्रैक्टर चलाते हैं, उस समय में हम मिट्टी में हमको चूना पदार्थ डालना होगा। चूना पदार्थ में बहुत सारा है, उसमें एक है आपका चूना होता है जो एग्रीकल्चर ग्रेड लाइम बोलते हैं, चूना होता है। दूसरा हो जाता है डोलोमाइट होता है, और तीसरा हो जाता है बेसिक स्लाग जो एग्रीकल्चर ग्रेड बेसिक स्लाग होता है, जो स्टील फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है वो डालना पड़ता है। ये जो तीनों मैं बताए, जहाँ जो जैसे उपलब्धि होता है इसकी मात्रा ज़मीन में डाला जाता है, और इसकी मात्रा है 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टर। अगर आप ज़मीन में लाइन सोइंग कर रहे हैं, कोई अगर सब्जी खेती कर रहे हैं तो लाइन में लगाएंगे। अगर लाइन सोइंग में आपको 3 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से चूना पदार्थ डालना होगा। अगर आप कहीं ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, जैसे धान खेती कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपका 4 क्विंटल प्रति हेक्टर आपका ज़मीन में उसको बिखरना होगा, और उसके बाद हल चलाना होगा। और जिस टाइम में आप इसको पूरा मिला देना होगा, ऐसे अगर ज़मीन में बिखर देंगे तो ये ठीक से मिलेगा नहीं, उसको मिट्टी के साथ मिला देना होगा। फिर 15 दिन के बाद आप उसमें फसल ले सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर आप उसमें कोई भी फसल ले सकते हैं। इसी हिसाब से आप चूना पदार्थ डाल के आपका मिट्टी का सुधार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आप आए, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ एकदम खुश। आप समझ गया कि व्यर्थ को ये बात नहीं करता, हर काम का कोई ना कोई मतलब होता है और उससे लाभ किसान को जरूर मिलता है। चलिए, तो मतलब कि एक और बात हम आपको बता देते हैं, अपने किसान भाइयों को बता देते हैं कि हमें जानकारी लेना है IMD पुणे से जो हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए किसान भाइयों, कुछ और जानकारी आपके लिए। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आसमान साफ रहेगा, हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह।
वैसे खेतों में जहां धान फसल 15 दिनों के अंदर काटने लायक हो तथा खेत में पर्याप्त नमी हो तो विभिन्न रबी फसलों के बुआई यथाशीघ्र करें। जो किसान असिंचित गेहूं लगाना चाहते हैं वो 50 किलो बीज प्रति एकड़ की दर से लगाएं। जो किसान तीसरी फसल लगाना चाहते हैं वो बुआई में 7 से 8 किलो बीज प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। चलिए, ये काम भी हमारा पूरा हुआ, लेकिन आपका काम बाकी रह गया। फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 83400A। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।